इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे आधुनिक भौतिकी, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स समय की हमारी पारंपरिक समझ को पूरी तरह तोड़ देती है। यह किताब घड़ी की सुइयों की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी सच्चाई की बात करती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि समय क्यों बहता हुआ लगता है, भूत वर्तमान भविष्य सच में क्या है और क्या समय वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं, तो यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। कार्लो रोवेली की व्हाट इज टाइम, हिंदी में। समय एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज सुनते हैं, पर विज्ञान में इसका मतलब और भी गहरा है। फिजिक्स के अनुसार समय एक माप है जिससे हम घटनाओं का क्रम तय करते हैं। यानी कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में, इसे हम समय के जरिए समझते हैं। पर क्या समय हमेशा एक जैसा चलता है? नहीं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि समय की रफ्तार स्थिर नहीं होती। अगर आप बहुत तेज गति से चलें, जैसे प्रकाश की गति के पास, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। दूसरी ओर जनरल रिलेटिविटी कहती है कि समय गुरुत्वाकर्षण से भी प्रभावित होता है। जितना ज्यादा ग्रेविटी, उतना समय धीमा। ब्लैक होल के पास समय लगभग रुक जाता है। तो अब सवाल उठता है, क्या समय बहता है, या हम ही घटनाओं को एक क्रम में देखने की आदत बना चुके हैं? क्वांटम फिजिक्स में कुछ थ्योरीज मानती हैं कि समय कोई बहती नदी नहीं, बल्कि एक तरह का रिलेशन है, चीजों के बीच का अंतर। यानी समय कोई चीज नहीं है जो बह रही हो, बल्कि ये बस हमारे देखने का तरीका है। कुछ सिद्धांत तो यह तक कहते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पहले से ही मौजूद हैं। हम सिर्फ एक एक पल को अनुभव कर रहे हैं, पर सब कुछ पहले से तय हो सकता है। अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं? टाइम ट्रैवल वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल लेकिन गंभीर विचार है। कुछ थ्योरीज, जैसे वर्महोल्स या क्लोज टाइम लाइक कर्व्स, इस संभावना को खोलती है कि समय में यात्रा शायद संभव हो सके। पर यह अब तक सिर्फ गणितीय रूप से संभव है, व्यवहार में नहीं। लेकिन सवाल अब भी बना रहता है, यह समय आखिर है क्या? क्या यह किसी कण की तरह है जिसे पकड़ सकते हैं, या यह सिर्फ एक माप है जो तभी काम करता है जब कुछ बदलता है? फिजिक्स में समय को किसी फिजिकल एंटिटी की तरह नहीं माना जाता, जैसे कि हम किसी वस्तु को छू सकते हैं। समय को मापने के लिए हमें बदलाव चाहिए। अगर कोई बदलाव ना हो, तो समय का कोई मतलब नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए ब्रह्मांड एकदम स्थिर हो जाए, ना कोई गति हो, ना कोई हलचल, तो क्या समय मौजूद रहेगा? जवाब है, शायद नहीं, क्योंकि हम समय को बदलाव के जरिए ही समझते हैं। यही वजह है कि क्वांटम फिजिक्स और कुछ आधुनिक थ्योरीज कहती हैं कि समय शायद ब्रह्मांड का एक उभरता हुआ गुण है। अब एक और पेचीदा बात, समय हमेशा आगे क्यों चलता है? हम अतीत में नहीं जा सकते, पर भविष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इससे जुड़ा है एक बड़ा सिद्धांत, एंट्रोपिक एरो ऑफ टाइम। यानी समय की दिशा तय होती है एंट्रोपी से। प्रकृति में हर चीज धीरे धीरे एक असंगठित स्थिति की ओर बढ़ती है। यही बदलाव समय की दिशा को तय करता है। तो हम कह सकते हैं कि समय आगे इसलिए चलता है क्योंकि ब्रह्मांड में बदलाव अस्थिरता की ओर बढ़ता है। इसलिए समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का घूमना नहीं है, वो है हर उस बदलाव का संकेत जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है। गैस के फैलने से लेकर तारे के मरने तक, हर जगह समय की छाप है। लेकिन क्या समय का कोई अंत है? क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब समय रुक जाएगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ब्रह्मांड सिकुड़ने लगे या स्थिर हो जाए, तो शायद समय की दिशा बदल जाए, या वो पूरी तरह रुक जाए। ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन क्या समय हर जगह एक जैसा काम करता है? इसका जवाब है नहीं। समय अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार भारी वस्तुएं जैसे ग्रह, तारे और ब्लैक होल इस स्पेस टाइम को मोड़ देती है।
और जैसे जैसे स्पेस टाइम मुड़ता है वैसे वैसे समय की रफ्तार बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि समय और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां समय धीरे चलता है। यही कारण है कि अगर आप पृथ्वी की सतह पर हैं और कोई व्यक्ति आपसे बहुत ऊंचाई पर है तो आपके लिए समय थोड़ा सा धीरे चल रहा है उसकी तुलना में। यह फर्क बहुत छोटा होता है पर मापा जा सकता है। जीपीएस सैटेलाइट्स को ठीक से चलाने के लिए इस समय के फर्क को ठीक करना पड़ता है। तो अब सोचिए, अगर समय की गति बदल सकती है तो क्या समय पर नियंत्रण भी संभव है? क्या हम भविष्य में ऐसे तकनीकी यंत्र बना सकते हैं जो समय को धीमा या तेज कर दें? अब भी ये कल्पना लग सकती है, लेकिन फिजिक्स हमें यह बताती है कि समय कोई एक समान बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो गति और द्रव्यमान से प्रभावित होता है। अब कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि समय शायद क्वांटम प्रकृति का हो सकता है, यानी समय भी छोटे छोटे क्वांटम स्टेप्स में चलता है, बिल्कुल प्रकाश की तरह जो फोटॉन्स में आता है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो समय को भी हम टुकड़ों में बंटा हुआ देख सकेंगे, ना कि लगातार बहता हुआ। समय को समझने की कोशिश अब भी जारी है, क्योंकि जब तक हम समय को पूरी तरह नहीं समझते, हम ब्रह्मांड की सबसे गहरी गुत्थियों को नहीं सुलझा सकते। ब्लैक होल्स, बिग बैंग और मल्टीवर्स जैसे विषय सभी समय से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या समय का कोई ओरिजिन यानी शुरुआत भी है? क्या समय हमेशा से था या इसकी शुरुआत भी किसी खास घटना से हुई? इसका जवाब हमें बिग बैंग थ्योरी में मिलता है। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ, तभी समय की भी शुरुआत हुई। यानी समय भी उसी बिंदु से शुरू हुआ जिस बिंदु से ब्रह्मांड ने फैलना शुरू किया। इससे पहले क्या था? यह सवाल आज भी विज्ञान के सामने एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय था ही नहीं, क्योंकि अगर कोई बदलाव नहीं, कोई घटना नहीं, तो समय का कोई मतलब नहीं बनता। यानी हम ये कह सकते हैं कि समय ब्रह्मांड की अवस्था से जुड़ा हुआ है। ये ब्रह्मांड के साथ ही जन्मा और उसके साथ ही विकसित हो रहा है। अब जरा सोचिए, अगर समय की शुरुआत है तो क्या उसका अंत भी हो सकता है? कुछ थ्योरीज बताती हैं कि अगर ब्रह्मांड एक दिन फैलना बंद कर दे और वापस सिकुड़ने लगे, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है, तो समय भी उल्टा चलने लगेगा या पूरी तरह खत्म हो सकता है। यानी समय का भी एक चक्र हो सकता है, जन्म, विकास और अंत का चक्र। अब सवाल आता है, क्या समय केवल एक रेखा है जो सीधी आगे बढ़ती है, या फिर समय के और भी आयाम हो सकते हैं? स्ट्रिंग थ्योरी और कुछ मल्टीवर्स थ्योरीज बताती हैं कि समय भी एक से ज्यादा डायमेंशन में मौजूद हो सकता है। यानी हमारे ब्रह्मांड के बाहर ऐसे भी ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां समय का मतलब ही कुछ और हो। कहीं समय गोल हो सकता है, कहीं धीमा या तेज, और कहीं शायद बिल्कुल भी ना हो। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन फिजिक्स हमें यही सिखाती है कि जो चीजें हम रोजमर्रा में साधारण मानते हैं, जैसे समय, वो वास्तव में बहुत जटिल और अद्भुत हैं। हर नया शोध, हर नई थ्योरी हमें समय के उस रहस्य के और पास ले जाती है, जो शायद एक दिन हमें यह भी समझा दे कि हम खुद कौन हैं और क्यों हैं। लेकिन समय को समझने में एक और बड़ी चुनौती है कि हम खुद समय के भीतर हैं। यानी हम समय को बाहर खड़े होकर देख नहीं सकते, हम उसमें ही बंधे हुए हैं। जैसे मछली पानी में रहकर पानी को नहीं समझ सकती, वैसे ही हम समय में रहकर उसके नियमों को पूरी तरह जान नहीं सकते। पर विज्ञान ने हमें ऐसे उपकरण और सिद्धांत दिए हैं जिनसे हम समय के व्यवहार को जान सकते हैं। एक और रोचक बात, ब्रह्मांड में कुछ घटनाएं इतनी तेज होती हैं कि वो 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में खत्म हो जाती हैं, जैसे क्वांटम स्तर पर कणों की हलचल। और कुछ घटनाएं इतनी धीमी होती हैं कि उन्हें समझने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, जैसे तारों का बनना और खत्म होना। फिर भी इन दोनों ही प्रक्रियाओं को हम समय के माध्यम से जोड़ सकते हैं।
यही समय की खूबसूरती है। ये सबसे छोटे स्तर से लेकर सबसे बड़े ब्रह्मांडीय स्तर तक सब कुछ जोड़ता है। समय ही वो धागा है जो ब्रह्मांड की हर कहानी को सिलता है। अब जरा सोचिए, अगर समय न होता तो क्या होता? कोई बदलाव नहीं होता, कोई यादें नहीं होती, कोई भविष्य नहीं होता। सिर्फ एक ठहरा हुआ अस्तित्व होता, जो न जाने क्या होता। इसीलिए समय सिर्फ मापन नहीं, वो अस्तित्व की आधारशिला है। वो संरचना है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है। हमारी सबसे बुनियादी भौतिक इकाइयों में, जैसे लंबाई, मीटर, द्रव्यमान, किलोग्राम, तापमान, केल्विन, समय, सेकंड, एक मूल इकाई है। यानी समय के बिना हम किसी भी भौतिक चीज को ठीक से परिभाषित ही नहीं कर सकते। यहां तक कि प्रकाश की गति भी मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। यानी समय की मदद के बिना हम ब्रह्मांड की गति भी नहीं जान सकते। और यही समय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी इसे पूरी तरह समझ पाएंगे, या समय हमेशा हमारे लिए एक रहस्य ही बना रहेगा, जो जितना करीब आता है उतना ही दूर भी चला जाता है। हम गति को बदल सकते हैं, दिशा को बदल सकते हैं, लेकिन समय एक ही दिशा में चलता है। इसलिए समय का एक और नाम वैज्ञानिकों ने दिया है, एरो ऑफ टाइम, यानी समय का तीर। ये तीर हमेशा भविष्य की ओर चलता है, बीते हुए अतीत की ओर नहीं। पर क्यों? क्या ये तीर कभी पलट सकता है? थ्योरी कहती है कि अगर ब्रह्मांड में एंट्रोपी यानी अव्यवस्था घटने लगे तो समय उल्टा भी चल सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी देखा नहीं गया। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय की दिशा ब्रह्मांड की पहली शर्तों से तय होती है। यानी जैसे ही बिग बैंग हुआ, समय को एक दिशा मिल गई और वो तब से उसी दिशा में बह रहा है। और तब से अब तक हर कण, हर तारा, हर आकाशगंगा उसी समय की धारा में तैर रही है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक तो ये भी सोचते हैं कि समय असल में कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग ही इसे बनाता है, चीजों के बदलने के क्रम को देखकर। यानी समय शायद केवल हमारी चेतना का भ्रम हो। अगर ऐसा है, तो फिर ब्रह्मांड की असली प्रकृति क्या है? क्या समय के बिना भी अस्तित्व संभव है? फिजिक्स अब इस ओर बढ़ रही है कि समय को एक फंडामेंटल चीज न मानकर एक इमर्जेंट फिनोमिनन माने। जैसे कि तापमान बहुत सारे कणों की गति से निकलता है, वैसे ही समय ऊर्जा और स्पेस के जटिल संबंधों से निकल सकता है। तो जो सवाल कभी दर्शन का था, समय क्या है, अब विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अब बात करते हैं टाइम की क्वांटम लेवल पर। हमने अब तक समय को बड़े स्तर पर देखा, ब्रह्मांड, ब्लैक होल, गति। लेकिन जब हम समय को कणों की दुनिया में देखते हैं, तो वहां की फिजिक्स अलग हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में समय एक अजीब चीज है। वहां हर चीज संभावनाओं में होती है और समय जैसे रुक सा जाता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड में समय वैसा फ्लो नहीं करता जैसा हम मैक्रो स्केल पर महसूस करते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, उसमें दो कण एक दूसरे से तुरंत जुड़ जाते हैं, चाहे उनके बीच लाखों किलोमीटर का फासला हो। अब सोचो, अगर ये तात्कालिक होता है तो वहां समय की कोई भूमिका ही नहीं बचती। यानी क्वांटम दुनिया में समय शायद एक भ्रम है, या फिर एक एमर्जेंट इल्यूजन है, जो तब दिखता है जब चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। यही से आता है एक फेमस थ्योरी, टाइम एज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समय कोई मूलभूत चीज नहीं है, ये सिर्फ पार्टिकल्स और एनर्जी की इंटरेक्शन से बनता है। स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी, ये सारी थ्योरीज एक ऐसे रेल्म की बात करती हैं जहां समय और स्पेस दोनों ही क्लासिकल रूप में मौजूद नहीं होते, बल्कि एक यूनिफाइड एंटिटी होते हैं, जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अब जरा सोचिए, क्या समय हर ब्रह्मांड में एक जैसा होता है? मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, हर एक में अलग अलग भौतिक नियम और समय का अलग प्रवाह। यानी जिस तरह यहां समय आगे की ओर बहता है, किसी और ब्रह्मांड में वो पीछे की ओर भी बह सकता है,
या वहां समय हो ही ना। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या समय ब्रह्मांड का नियम है या सिर्फ हमारे ब्रह्मांड का? और अब आते हैं सबसे सिनेमैटिक और मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट पर, कॉजल लूप। इसमें कोई घटना खुद ही अपनी वजह बन जाती है। जैसे अगर कोई भविष्य से आकर अतीत में कुछ बदल दे और वही बदलाव उस इंसान के भविष्य में जन्म लेने की वजह बने। अब सोचिए, अगर समय में ऐसा लूप बन जाए, तो क्या समय की शुरुआत और अंत का कोई मतलब भी रहेगा? या फिर हम एक एंडलेस साइकिल में फंस जाएंगे, जहां कारण और परिणाम एक दूसरे को जन्म देते हैं? तो फिर आखिर समय क्या है? एक प्रवाह, एक भ्रम, एक नियम, या बस हमारी परसेप्शन का एक इल्यूजन? विज्ञान कहता है हम करीब हैं, लेकिन अभी जवाब अधूरा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही नहीं कि समय क्या है, बल्कि ये है कि समय का अंत क्या होगा। अब सोचिए, क्या हो अगर समय एक इल्यूजन नहीं, बल्कि ज्योमेट्री हो? जनरल रिलेटिविटी में समय और स्थान एक ही चीज के दो पहलू हैं, स्पेस टाइम। और स्पेस टाइम सीधा उस मैटर और एनर्जी से प्रभावित होता है जो उसमें मौजूद है। यानी अगर कोई भारी वस्तु जैसे ब्लैक होल स्पेस टाइम को मोड़ सकती है, तो वो समय को भी मोड़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि समय की गति और दिशा पूरी तरह उस ज्योमेट्री पर निर्भर करती है जिसमें वो बह रहा है। अब बात करते हैं एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट की, टाइम क्रिस्टल्स। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो समय में दोहराता है, जैसे आम क्रिस्टल्स स्पेस में दोहराते हैं। टाइम क्रिस्टल्स वो सिस्टम्स हैं जो बिना एनर्जी खर्च किए खुद को बार बार दोहराते हैं, जैसे कोई पेंडुलम जो बिना रुके खुद ही झूलता रहे। ये क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दोनों को चुनौती देता है और दिखाता है कि समय लीनियर और इरिवर्सिबल नहीं भी हो सकता। अब आते हैं एक सबसे परप्लेक्सिंग आइडिया पर, टाइमलेस फिजिक्स। क्वांटम ग्रेविटी की कई थ्योरीज जैसे व्हीलर डिविट इक्वेशन ये मानती हैं कि ब्रह्मांड का फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन ऐसा हो सकता है जिसमें समय का कोई रोल ही नहीं है। यानी ब्रह्मांड के मूल इक्वेशंस समय की आवश्यकता ही नहीं रखते। फिर समय आता कहां से है? शायद ये तब बनता है जब हम उन इक्वेशंस को ऑब्जर्वर की नजर से इंटरप्रेट करते हैं, जब हम खुद उनमें दाखिल होते हैं। यानी जब हम फिजिक्स को बाहर से देखते हैं तो समय नहीं दिखता, पर जब हम फिजिक्स के अंदर होते हैं तो हमें समय महसूस होता है। यही अंतर है गॉड्स आई व्यू और ह्यूमन एक्सपीरियंस का। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या समय बाहर है या केवल हमारे भीतर? क्या यह ब्रह्मांड का फीचर है या हमारी चेतना का फिल्टर? अब जरा एक और पहलू पर सोचो, अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, तो क्या समय का जन्म भी उसी पल हुआ? इसका मतलब है कि बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यानी पहले क्या था? यह सवाल खुद ही बेकार हो जाता है, क्योंकि पहले जैसी कोई चीज ही नहीं थी। इससे यह अंदाजा लगता है कि समय खुद ब्रह्मांड की एक प्रॉपर्टी है, कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं जो हमेशा से रही हो। जैसे ब्रह्मांड फैला, समय भी फैला, दोनों साथ में जन्मे, साथ में बदलते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अगर ब्रह्मांड हीट डेथ तक पहुंचा, यानी सब एनर्जी बराबर बंट गई, कोई प्रोसेस ना बची, तो वहां समय की धारणा बेकार हो जाएगी। क्योंकि जब कुछ बदलता ही नहीं, तो समय को मापने का कोई आधार ही नहीं रहता। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस और समय के बीच के रिश्ते की ओर। क्या समय का अनुभव केवल कॉन्शियस माइंड के कारण है? कुछ न्यूरो साइंटिस्ट्स मानते हैं कि समय हमारे मस्तिष्क की एक सुविधा है, ताकि हम कारण और परिणाम की कड़ी जोड़ सकें। यानी ब्रह्मांड में हर चीज एक साथ मौजूद हो सकती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे एक लीनियर स्टोरी की तरह अनुभव करता है। अब एक और सबसे हैरतअंगेज विचार, क्या हम समय के पार भी जा सकते हैं? यानी एक ऐसी स्थिति जहां समय रुक जाए, मुड़ जाए, या कई समय एक साथ मौजूद हों। कुछ हाई लेवल थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मानते हैं कि एडवांस सिविलाइजेशंस अगर कहीं हो, तो वो समय को मैनिपुलेट कर पाने में सक्षम हो सकती हैं। जैसे हम जगह बदलते हैं, वैसे ही वो समय के पैचेस के बीच यात्रा कर सकते हैं।
आखिर में ये बात धीरे धीरे साफ हो रही है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक मल्टी डिमेंशनल कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, जो शायद हर जगह अलग है, हर चीज पर अलग असर डालता है और शायद कभी पूरी तरह समझा ही ना जा सके। अब एक बिल्कुल अलग सोच की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये सब कुछ एक सिमुलेशन है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अनुसार हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही एडवांस्ड इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया वर्चुअल संसार हो। अगर ऐसा है, तो समय क्या है? शायद सिर्फ एक वेरिएबल, एक पैरामीटर, एक पीस ऑफ कोड जो सिमुलेशन की स्पीड को कंट्रोल करता है। यानी जैसे कोई गेम में टाइम स्पीड सेट करता है, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड का समय भी किसी हायर लेवल पर प्रोग्राम किया गया हो सकता है। अब सोचिए, अगर हम सिमुलेशन के भीतर हैं, तो समय हमारी लेवल की रियलिटी के लिए रियल है। लेकिन उस सिमुलेशन के बाहर शायद समय बिल्कुल ही अलग हो या ना भी हो। इस सोच से यह भी सवाल उठता है कि क्या हमारा भविष्य पहले से कोडेड है, या फिर हम वाकई में फ्री हैं और समय के साथ हम अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। अब बात करते हैं हायर डायमेंशंस की, जैसे चौथा, पांचवां या छठा आयाम। कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि समय केवल एक डिमेंशन है और उससे ऊपर और भी डिमेंशंस हो सकते हैं, जहां समय को अलग-अलग रूपों में देखा जा सकता है। जैसे हम 2D चित्र को 3D में देखकर समझ सकते हैं, वैसे ही कोई 5D प्राणी समय को हमारी तरह लाइनियर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट ब्लॉक के रूप में देख सकता है, जैसे पूरी फिल्म एक साथ खुली हो। यानी उसके लिए न भूतकाल है, न भविष्य, सिर्फ एक अब है, जिसमें सब कुछ मौजूद है। तो क्या समय यूनिवर्सल है? नहीं, शायद ये केवल एक पर्सपेक्टिव है। और अगर ऐसा है, तो सवाल ये नहीं कि समय क्या है, बल्कि सवाल ये है कि हम समय को क्यों वैसा अनुभव करते हैं, जैसा हम करते हैं। और सबसे आखिर में हम यही कह सकते हैं, समय वो दर्पण है जिसमें हम अपने अस्तित्व को देखते हैं। वो धड़कन है जो ब्रह्मांड की नसों में बहती है। और हो सकता है ये सब कुछ केवल एक अनुभव हो, एक भ्रम, जो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि हम हैं। सोचो, एक किताब है जिसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी की कहानी पहले से लिखी हुई है। कब पैदा हुए, क्या सोचा, किससे मिले, क्या खोया, क्या पाया, सब कुछ। लेकिन तुम्हें उस किताब का एक एक पन्ना धीरे धीरे दिखाया जा रहा है। तुम्हें लगता है कि समय आगे बढ़ रहा है, मगर असल में पूरा वक्त पहले से वहां है, एक ही साथ, एक ही जगह। यही है ब्लॉक यूनिवर्स। एक ऐसी कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच जो ये कहती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक ही फ्रेम में जमे हुए हैं। समय बहता नहीं है, हम उस तस्वीर के भीतर एक तय रफ्तार से चलते हैं। हम बदलते हैं, पल नहीं। और हमें यही बदलाव समय का भ्रम देता है। जैसे रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए हमें पेड़ भागते दिखते हैं, वैसे ही समय हमें चलता हुआ लगता है। पर असल में हम ही हैं जो खिसक रहे हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, भविष्य, वर्तमान और अतीत, ये सब एक जैसे ही हैं। क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी दोनों इस बात को मजबूती देते हैं कि समय यूनिवर्सल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर पर निर्भर है। ग्रेविटी और गति दोनों समय को मोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि समय कहाँ जा रहा है, सवाल ये है कि क्या समय कहीं जा भी रहा है, या हम ही हैं जो एक प्रीवियसली रिटन स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, एक इल्यूजन के अंदर, जिसे हम अभी कहते हैं। हो सकता है कि समय असल में कोई चीज ही ना हो, बस एक शैडो हो जो तब बनती है जब हम बदलाव को देखना शुरू करते हैं। और अगर ऐसा है, तो जो बीत गया है वो कहीं गया नहीं, और जो आने वाला है वो पहले से यही है। अगर पूरा समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य पहले से तय है, तो सवाल उठता है, क्या हम वाकई कुछ बदल सकते हैं, या फिर हमारी जिंदगी पहले से तय शुदा रास्तों पर चल रही है, जैसे कोई फिल्म जो पहले से रिकॉर्ड हो चुकी हो और अब बस चल रही हो। विज्ञान यहां दो टुकड़ों में बंट जाता है। एक और डिटर्मिनिज्म है, जो कहता है कि हर चीज कारण और प्रभाव के नियम से बंधी है। अगर तुम पूरे ब्रह्मांड की स्थिति को एक पल के लिए जान लो,
तो अगले पल में क्या होगा, यह बिल्कुल सटीक बताया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर क्वांटम मैकेनिक्स खड़ी है, जो कहती है कि अनिश्चितता ही ब्रह्मांड की बुनियाद है। यहां पार्टिकल्स के बिहेवियर को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, सिर्फ संभावना बताई जा सकती है। यानी भविष्य तय भी है और नहीं भी। हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां मोड़ पहले से मौजूद है, लेकिन किस मोड़ पर किस दिशा में मुड़ना है, इसका चुनाव अब भी हमारे हाथ में है। यही विरोधाभास समय को सबसे रहस्यमय बनाता है। हम एक तयशुदा चित्र में हैं, लेकिन उस चित्र को देखने का तरीका हमारी चेतना तय करती है, और शायद यही चेतना समय के भ्रम को जन्म देती है। आओ, अब हम समझते हैं कि स्टीफन हॉकिंग समय को किस प्रकार से देखते थे। स्टीफन हॉकिंग ने समय को केवल एक साधारण और सीधा रास्ता नहीं माना, जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं, बल्कि उन्होंने इसे एक गहरे, जटिल और अदृश्य डायमेंशन के रूप में देखा, जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ा हुआ है। उनका मानना था कि समय और स्पेस, जगह, एक दूसरे से अलग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, और इन्हें समझने के लिए हमें केवल एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। जैसे हम स्पेस यानी जगह को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में समझते हैं, वैसे ही समय को भी एक दिशा, एक आयाम के रूप में समझना जरूरी है। यह समय की दिशा हमारे सामान्य विचारों से अलग है। अक्सर हम समय को एक साधारण सीधी रेखा में बहते हुए देखते हैं, जो अतीत से वर्तमान होते हुए भविष्य की ओर बढ़ता है। हम इसे एक नदी की तरह मानते हैं, जो बिना रुके बहती जाती है। लेकिन स्टीवन हॉकिंग ने इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखा। उन्होंने समय को एक लचीला और बदलता हुआ तत्व माना, जो ब्रह्मांड के हर हिस्से से प्रभावित होता है और उसी के अनुसार बदलता है। हॉकिंग ने अपनी थ्योरी में यह बताया कि समय और स्पेस एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, और एक का असर दूसरे पर होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बहुत अधिक हो, जैसे ब्लैक होल के पास, तो वहां समय का बहाव धीमा हो सकता है, और यह धीमापन इतना अधिक हो सकता है कि समय रुक भी सकता है। इसका मतलब यह है कि जहां हम समय को एक सामान्य गति से महसूस करते हैं, वहीं किसी और जगह पर वही समय अपनी रफ्तार में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकता है। जब हम किसी ब्लैक होल के पास होते हैं, तो वहां समय जैसे ठहरा हुआ महसूस होता है। इसी प्रकार, अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहां गुरुत्वाकर्षण की ताकत बहुत कमजोर हो, जैसे अंतरिक्ष के खुले क्षेत्र, तो वहां समय तेजी से बहता है। यही बात हमें यह समझने में मदद करती है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। यह वह विचार था जो स्टीवन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के बारे में बताया, और जिसे समझना बहुत जरूरी था। स्टीफन हॉकिंग ने यह भी कहा कि समय की शुरुआत किसी खास बिंदु से हुई थी, जिसे हम बिग बैंग के रूप में जानते हैं। बिग बैंग से पहले समय नहीं था, और इसके बाद ही समय ने अपनी यात्रा शुरू की। ये सोच सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही सच है। इसका मतलब यह है कि समय कोई अंतहीन चीज नहीं है। समय का भी एक प्रारंभ था, और शायद एक अंत भी होगा। शायद कभी एक दिन ऐसा आएगा जब समय फिर से रुक जाएगा या समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह सिद्धांत पूरी तरह से हमारे पारंपरिक विचारों से अलग था। हमने हमेशा यह माना था कि समय हमेशा चलता रहता है और यह कभी रुक नहीं सकता। हॉकिंग ने यह सिद्धांत दिया कि समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, और तब से ही समय का प्रवाह शुरू हुआ। और अगर शुरुआत हो सकती है, तो अंत भी हो सकता है। इसीलिए समय हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। यह केवल एक प्रक्रिया है जो कभी ना कभी खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं उस परंपरागत सोच की, जो हम सभी के दिमाग में बसी हुई है। हम हमेशा से समय को एक दिशा में बहते हुए देखते हैं। हम इसे किसी नदी की तरह समझते हैं, जो एक ही दिशा में बहती रहती है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हमें बताया कि समय का यह बहाव हमेशा सीधा नहीं होता। वे कहते थे कि समय को समझने के लिए हमें एंट्रोपी यानी अव्यवस्था के सिद्धांत को भी समझना होगा। एंट्रोपी का मतलब है कि चीजें हमेशा और अधिक अव्यवस्था की ओर बढ़ती हैं। जैसे एक टूटा हुआ कांच कभी फिर से जोड़कर उसी स्थिति में नहीं आ सकता, वैसे ही समय भी पीछे नहीं जा सकता। यह हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, और यही समय के बढ़ने की दिशा
तय करती है। यही कारण है कि हम अतीत को याद कर सकते हैं, लेकिन भविष्य को हम नहीं देख सकते। जब चीजें टूटती हैं, बिगड़ती हैं, तब हम उन्हें फिर से उसी रूप में जोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार समय भी एक दिशा में बढ़ता है और वह कोई उलटा नहीं जा सकता। यही वह सच है जिसे स्टीफन हॉकिंग ने हमें बताया। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग ने समय को एक और तरीके से देखने का भी प्रयास किया, जिसे उन्होंने इमेजिनरी टाइम कहा। इसका मतलब यह नहीं था कि यह समय काल्पनिक था, बल्कि यह समय की एक नई सोच थी। इस सोच के तहत समय को एक गोल आकार में देखा गया, जो हमेशा एक दिशा में नहीं बढ़ता। जैसे हम दाईं, बाईं, ऊपर और नीचे जा सकते हैं, वैसे ही सोचिए कि समय को भी घुमाया जा सकता है। हॉकिंग ने इसे ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने के लिए एक जरूरी तरीका बताया। उनका कहना था कि हो सकता है ब्रह्मांड की शुरुआत एक गोलाकार समय में हुई हो, जिसका कोई निश्चित प्रारंभ या अंत न हो, बल्कि वह एक निरंतर चक्र हो। यह सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि समय का व्यवहार हमेशा स्थिर नहीं होता, और यह एक ऐसे सिद्धांत के रूप में सामने आता है जो हमें ब्रह्मांड की गहराई को समझने में मदद करता है। हॉकिंग के अनुसार समय केवल एक साधारण माध्यम नहीं है जिसके जरिए हम अतीत को याद करते हैं और भविष्य का अनुमान लगाते हैं, बल्कि समय खुद ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है जो हर चीज को प्रभावित करती है। अगर हम समय के बारे में पूरी तरह से समझ पाएं, तो हम ब्रह्मांड की हर घटना को, हर घटना के पीछे छुपे कारणों को और अपने अस्तित्व को भी समझने में सक्षम हो सकते हैं। हो सकता है कि हम एक दिन समय में पीछे जा सकें या समय के बहाव को नियंत्रित कर सकें, लेकिन यह सब अभी बहुत दूर की बात है। अब चलिए हम समय को उस नजर से समझते हैं जिस नजर से रिचर्ड फाइनमैन ने देखा था। रिचर्ड फाइनमैन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक विचारक थे। एक ऐसे वैज्ञानिक जो दुनिया को केवल सूत्रों और समीकरणों के जरिए नहीं, बल्कि कल्पना और जिज्ञासा के जरिए समझने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड केवल तभी अपने रहस्य खोलता है जब हम सवाल पूछने से डरे नहीं, चाहे वो सवाल जितने भी अजीब क्यों न लगे। फाइनमैन का दृष्टिकोण समय के बारे में एकदम अलग था। उन्होंने कभी समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखा, जैसा हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है समय सिर्फ एक भ्रम हो, एक ऐसा अनुभव जो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड की सच्चाई में उसका कोई निश्चित मतलब न हो। जब हम सूक्ष्म कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और क्वार्क की दुनिया में झांकते हैं, तब समय वैसा नहीं होता जैसा हमारी घड़ियों में टिक टिक करता है। वहां समय न आगे बढ़ता है, न पीछे जाता है, बल्कि वो एक ऐसी चुप्पी में समा जाता है जहां हर घटना संभावनाओं के रूप में मौजूद होती है। फाइनमैन ने एक अद्भुत विचार दिया था कि ब्रह्मांड में हर कण कई रास्तों से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और हर रास्ते की अपनी एक अलग कहानी होती है, एक अलग समय। उन्होंने बताया कि हम जो देखते हैं वह केवल उन्हीं घटनाओं का योग होता है जो उन तमाम संभावनाओं में सबसे ज्यादा संभव थी। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड में हर क्षण, हर स्थिति पहले से ही तमाम रूपों में मौजूद है। हमें बस वही रूप दिखता है जो हमारी चेतना के हिसाब से सबसे सटीक होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अद्भुत बात यह थी कि फाइनमैन ने यह विचार रखा कि एंटी पार्टिकल दरअसल वही पार्टिकल होते हैं जो समय में पीछे की ओर यात्रा कर रहे होते हैं। यह विचार सुनने में अजीब लगता है, परंतु क्वांटम भौतिकी के नियम इसे पूरी तरह से संभव मानते हैं। जब एक पॉजिट्रॉन पैदा होता है, तो वैज्ञानिक यह भी कह सकते हैं कि वह एक इलेक्ट्रॉन है जो भविष्य से अतीत की ओर यात्रा कर रहा है। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड के नियम समय को उल्टी दिशा में स्वीकार करते हैं, तो क्या यह जरूरी है कि समय केवल एक दिशा में चलता है? क्या यह संभव है कि समय की वह दिशा जिसे हम भविष्य मानते हैं बस हमारी चेतना का परिणाम है? फाइनमैन ने कभी इन सवालों के सीधे उत्तर नहीं दिए, लेकिन उन्होंने इनकी गहराई को जरूर दिखाया। उन्होंने यह भी बताया कि समय का व्यवहार केवल हमारे जैसे बड़े स्तर पर नहीं, बल्कि सबसे छोटे और सूक्ष्म स्तर पर भी हो रहा है, पर उसका तरीका बिल्कुल अलग है।
क्वांटम भौतिकी में जब तक आप किसी कण को मापते नहीं हैं, तब तक उसकी स्थिति भी तय नहीं होती। यानी समय भी तब तक पूरी तरह परिभाषित नहीं होता जब तक हम उसे अनुभव न करें। इसका मतलब यह है कि समय का बहाव शायद कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो हमारे अवलोकन से जुड़ा है। फाइनमैन की सोच यह नहीं थी कि समय को पूरी तरह नकार दिया जाए, बल्कि यह थी कि समय को समझने के लिए हमें अपनी पारंपरिक सोच को छोड़ना होगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी घटना को समझ नहीं पा रहे, तो हो सकता है आप उसे गलत समय रेखा में देख रहे हों। इसका तात्पर्य यह था कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, वो केवल कब हो रहा है, ये मायने नहीं रखता, बल्कि यह कि हम किस नजर से उसे देख रहे हैं, वही महत्वपूर्ण है। फाइनमैन के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज संभावनाओं से बनी है। समय भी एक संभावना है, और जब तक हम उसे माप नहीं लेते, जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते, वह एक ऐसी धुंध बना रहता है जिसमें हर दिशा खुली है, चाहे वह अतीत हो या भविष्य। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञान का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि वह स्वीकार करता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। समय भी उन्हीं गूढ़ रहस्यों में से एक है। फाइनमैन ने यह कभी दावा नहीं किया कि उन्होंने समय को पूरी तरह समझ लिया है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण जरूर दिया जिससे हम समय को एक नए अंदाज में देखने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने समय को न तो एक नियम के रूप में देखा और न ही एक सत्य के रूप में। उन्होंने समय को एक प्रश्न की तरह देखा, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे स्तर तक ले जा सकता है। अगर हम फाइनमैन की दृष्टि से देखें, तो समय केवल वह नहीं है जो बीतता है, वह एक खिड़की है, ब्रह्मांड के हर उस रहस्य की ओर खुलने वाली खिड़की जिसे हमने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा। ये खिड़की हमें यह सिखाती है कि हर वह क्षण जिसे हम अब कहते हैं, वह शायद अनंत संभावनाओं में से एक है। और अगर हम उन संभावनाओं को पढ़ पाएं, समझ पाएं, तो हम न केवल समय को, बल्कि ब्रह्मांड को भी एक नए आयाम से देख पाएंगे। जहां आइंस्टीन समय को चौथा आयाम कहते हैं, वहीं भारत की प्राचीन परंपराओं में समय को एक चक्र माना गया है। समय, वो चीज जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, पर कभी समझ नहीं पाते। हम उसे घड़ी में देखते हैं, कैलेंडर में गिनते हैं, लेकिन क्या वाकई हम जानते हैं कि समय क्या है? क्या ये बस कुछ संख्याएं हैं जो एक दिशा में बढ़ती जाती हैं? या फिर ये कोई गहरा रहस्य है जो हमारे जीवन की हर परत में छुपा है? भारत की सोच कहती है, समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक वृत्त है, एक ऐसा चक्र जो चलता रहता है, थमता नहीं। सतयुग से शुरू होकर त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग आता है। हर युग एक मानसिक और नैतिक अवस्था को दर्शाता है, और ये युग केवल पृथ्वी के बदलाव नहीं, बल्कि चेतना के चक्र हैं। जब एक चक्र पूरा होता है, तब विनाश होता है, पर वो अंत नहीं होता, बल्कि उसी में छुपी होती है अगली शुरुआत की चिंगारी। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प 4.32 अरब वर्ष का होता है, और यही एक कल्प नहीं, असंख्य कल्प होते हैं। हर कल्प के बाद रात्रि आती है, फिर नया दिन, जिसे हम प्रलय कहते हैं। वो सिर्फ विनाश नहीं, एक अंतराल होता है जहां सब कुछ शून्य में लौटता है और फिर उसी शून्य से पुनः प्रकट होता है। अब जरा सोचिए, ये विचार हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने दिए थे, जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में समय को बस उगते और ढलते सूरज के रूप में ही समझा जाता था। और आज, जब विज्ञान ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत के सिद्धांत गढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसी कालचक्र की ओर लौट रहा है। बौद्ध दर्शन हमें एक और चौंकाने वाली बात सिखाता है कि समय एक अनित्य तत्व है। हर चीज क्षणिक है, क्षणभंगुर। अगर हर वस्तु पल पल बदल रही है, तो समय को स्थायी मानना ही एक भ्रम है। समय ना कोई ठोस वस्तु है, ना कोई बहने वाली नदी। वो तो बस हमारी चेतना में घट रही घटनाओं की एक श्रृंखला है, जो हम अपने अनुभवों से जोड़ते हैं। जैन दर्शन में समय को द्रव्य माना गया है। द्रव्य यानी ऐसा तत्व जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जैसे आकाश, वायु या पुद्गल। समय को यहां एक मौन गवाह की तरह देखा गया है। वो कुछ करता नहीं, लेकिन उसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। वो ना आवाज करता है,
न रूप रखता है, पर हर क्रिया की छाया में वही होता है। यूनानी दर्शन में दो समय होते हैं, क्रोनोस और काइरोस। क्रोनोस वही है जो घड़ी की सुइयों में चलता है, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा। लेकिन काइरोस वो एक खास क्षण होता है, जब कोई निर्णय जन्म लेता है, जब जीवन पलट जाता है, जब समय जैसे थम जाता है और कहता है अब। शायद भारत के मुहूर्त की अवधारणा भी इसी काइरोस के करीब है। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। न्यूटन का समय एक जैसा और स्थिर था, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि समय स्पेस की तरह लचीला है। आप किसी तेज चलती रॉकेट में बैठें तो आपका समय धरती पर बैठे व्यक्ति के समय से अलग होगा। यह सिद्धांत केवल थ्योरी नहीं है, जीपीएस जैसे उपकरण इसका हर दिन उपयोग करते हैं। अगर रिलेटिविटी को ध्यान में न रखा जाए तो आपका मोबाइल गलत समय और गलत लोकेशन दिखाएगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती। क्वांटम भौतिकी में समय और भी रहस्यमय हो जाता है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि क्वांटम कण अतीत और भविष्य में एक साथ मौजूद हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय सिर्फ एक इल्यूजन है, एक माया, जैसे बौद्ध कहते हैं। वहीं ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी अब ऐसे विचारों को गंभीरता से ले रहा है कि शायद हमारा ब्रह्मांड भी एक चक्र में है। बिग बैंग, विस्तार, संकुचन और फिर पुनः जन्म। मल्टीवर्स का सिद्धांत कहता है कि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, हर एक में समय अलग दिशा में बहता हो या हो ही ना। टाइम लूप्स की कल्पना यह बताती है कि कुछ घटनाएं बार बार घट सकती हैं, बिना कारण और प्रभाव की पारंपरिक समझ के। और इन सब के बीच खड़ा है इंसान, जो समय को समझना चाहता है, लेकिन शायद भूल गया है कि उसे महसूस भी करना होता है। तो अब सवाल ये नहीं कि समय क्या है, सवाल ये है, क्या हम खुद को समय से अलग मान सकते हैं, या हम ही समय हैं? क्या हम समय को जी रहे हैं, या समय हमें जी रहा है? शायद समय को समझने के लिए हमें अपने बाहर नहीं, भीतर देखना होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा रहस्य बाहर दिखता है, वो अक्सर भीतर छिपा होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।